हेलो दोस्तों, हम सब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसके संदर्भ में हमने पहले वीडियो में भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित में पुर्तगाल कंपनी के बारे में अध्ययन किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देखिएगा और नोट्स बनाइए। भारत में जब यूरोपीय कंपनियां आने लगी तो सबसे पहले आने वाली कंपनी थी पुर्तगीज कंपनी, पुर्तगाल की कंपनी थी। वह 1498 ईस्वी में आई थी। के आने के बाद उसी के क्रम में यूरोप से और कंपनियां आने लगी। तो अगर आपसे कभी पूछे कि भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी, तो आप बताएंगे पुर्तगीज कंपनी। आइए इसके बाद दूसरी जो भारत में कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, उसे हम कहते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यह भारत में व्यापार करने के लिए आने वाली दूसरी कंपनी थी। कौन कंपनी? दूसरी कंपनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन से पहले ही 1595 और 96 के पास जो है 1595 और 96 आसपास जो है डच व्यापारियों का दल एक भारत आया था। डच व्यापारियों का दल भारत आया था और उसका नेतृत्व कर रहा था हाउटमैन, कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच व्यापारियों का दल 1595 और 96 के आसपास आया था। यह डच व्यापारियों का दल जब गया यहां से सूती वस्त्र और मसाले लेकर, तो इसके बाद 1602 ईस्वी में इन्होंने एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो बताएंगे कि गुरुजी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। लेकिन 1595 और 96 के आसपास सबसे पहले डच व्यापारियों का दल आया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हाउटमैन के नेतृत्व में आया था। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यह नीदरलैंड और हॉलैंड की कंपनी थी। कहीं कहीं आपको नीदरलैंड देखने को मिलेगा या कहीं कहीं आपको हॉलैंड देखने को मिलेगा। तो यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः नीदरलैंड और हॉलैंड की कंपनी थी। और यह कंपनी जो थी यह संसद के अधिनियम के द्वारा पारित करके बनाई गई थी। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सी कंपनी थी जो वहां की संसद के द्वारा बनाई गई थी, पारित करके अधिनियम, तो आप बताएंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वहां के संसद के अधिनियम के द्वारा पारित करके बनाई गई थी। अधिनियम के द्वारा पारित करके बनाई गई थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने वाली दूसरी कंपनी थी। भारत में आगमन के क्रम में दूसरी कंपनी थी। लेकिन आपसे कभी कभी गठन के अगर संदर्भ में पूछे तो गठन के संदर्भ में तीसरी थी, क्योंकि इसका गठन 1602 ईस्वी में हो रहा है, जबकि इसके पहले ही ब्रिटेन की जो थी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका गठन 1600 ईस्वी में अकबर के समय में हो जाता है। अगर कभी गठन के संदर्भ में पूछे तो तीसरी हो जाती है, लेकिन आगमन के संदर्भ में पूछे तो पहली जो कंपनी थी वह पुर्तगीज कंपनी थी आगमन के संबंध में। दूसरी आगमन के संदर्भ में डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और तीसरी जो थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। यह आगमन के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो दूसरे हो जाती है डच। अगर कहीं स्थापना की दृष्टि से पूछा जाए तो यह स्थापना की दृष्टि से तीसरे पे चली जाती है, क्योंकि इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में होगी और यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में ही हो जाती है। ठीक बात है आपसे। डच व्यापारियों का जो आया था उसमें 17 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का दल जो कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आया था, इसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो 17 सदस्य शामिल थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी संसद के अधिनियम के द्वारा पारित करके बनाया गया था,
जिस प्रकार यूरोप की अन्य कंपनियां भारत से व्यापार करने के लिए आ रही थी, ठीक उसी प्रकार डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। लेकिन धीरे धीरे इसका व्यापार क्षेत्र डाउन हो जाता है और बेदरा का युद्ध के बाद 1759 के बाद अंग्रेज हावी हो जाते हैं। अभी इसको देखते हैं। तो जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो भारत में जगहों जगहों पर कारखाना खोलने का प्रयास करती है। तो सबसे पहले 1606 ईस्वी में, कब 1606 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया अपनी कारखाना कहाँ खोलती है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले अपने कारखाना मसूलीपट्टनम में खोलती है। भारत के मसूलीपट्टनम में खोलती है सबसे पहला कारखाना। तो अगर आपसे पूछे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था, तो मसूलीपट्टनम में। कब खोला था? 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी के बाद 1610 ईस्वी में, कब? 1610 ईस्वी में, इसके 4 साल बाद ही पुलिकट के राजा थे, चंद्रगिरी के राजा थे। चंद्रगिरी के राजा से पुलिकट मद्रास को, चंद्रगिरी के राजा जो थे उनका नाम था देवराय मिलता है, लेकिन एग्जाम में राजा का नाम नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है कि चंद्रगिरी के राजा जो थे 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा थे, इन्होंने पुलिकट जो है मद्रास में पड़ता है, और पुलिकट मद्रास जो पड़ता है, पुलिकट को इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से पट्टे में प्राप्त करते हैं। और 1610 ईस्वी में ही इन्होंने यहाँ पर अपना जो कारखाना बनाते हैं और इसके साथ साथ स्वर्ण सिक्का जारी करते हैं। कौन सा सिक्का? स्वर्ण सिक्का जारी करते हैं, जिसको पैगोडा कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? पैगोडा कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि वह कौन सी कंपनी थी जिसने सबसे पहले स्वर्ण सिक्का जारी किया था, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पैगोडा। और चंद्रगिरी के राजा से पुलिकट मद्रास को या पट्टे के रूप में प्राप्त करते हैं। इसके और संदर्भ में अगर आप देखेंगे 1616 ईस्वी में, तो 1616 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक और कारखाना खोलते हैं, और वह कारखाना सूरत में खोलता है। तो पूछा जाता है सूरत में इन्होंने कारखाना कब खोला था, तो पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे 1616 ईस्वी में। केंद्रित करना चाहते हैं 1613 ईस्वी में ही। देखिए 1613 ईस्वी में ही सूरत में भी अंग्रेजों ने भी अपना स्थायी कारखाना खोल लिया था। जब आपसे कभी भी पूछा जाए कि अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ खोला था, तो 1613 ईस्वी में सूरत में जहांगीर के आदेश के द्वारा। जहांगीर उनको कहते हैं कि आप 1613 ईस्वी में यहाँ पर खोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1616 ईस्वी में सूरत में डचों ने खोला, उन्हीं से पहले ही 1613 ईस्वी में सूरत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कारखाना खोल लिया थे। तो यहाँ से दोनों की प्रतिस्पर्धा शुरू होती है, यहाँ से दोनों की लड़ाई धीरे धीरे शुरू हो जाती है। 1616 ईस्वी के बाद डचों ने 1627 ईस्वी में, कब? नोट करते हुए चलिएगा इसको ऐसे क्रम से। 1627 ईस्वी में कहां पर जो है पिपली में कारखाना खोलते हैं। पिपली कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और पिपली में 1627 ईस्वी में डचों ने कारखाना खोला, ठीक है। 1627 ईस्वी में डचों ने कारखाना खोला। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए या इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको रफ करके और कारखानों के बारे में बता दे रहे हैं। डचों द्वारा अन्य कारखाने जो खोले गए थे, कभी कभी आपसे मिलान करने के लिए आता है कि डचों ने कब कहां पर कारखाना खोला था। तो हम बता चुके हैं 1627 ईस्वी में कहां खोला था? पिपली में। कहां खोला था? पिपली में। इसके बाद 1653 ईस्वी में इन्होंने चिंसुरा में एक कोठी बनाते हैं। चिंसुरा में एक कोठी बनाते हैं जिसे गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो 1653 ईस्वी में चिंसुरा में ही इन्होंने एक कोठी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चिंसुरा में इन्होंने एक कोठी बनाते हैं और इस कोठी को गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता है। गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि चिंसुरा में कब कारखाना स्टार्ट किया? 1653 में एक कोठी बनाए थे जिसे गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो पूछे जाते हैं अक्सर मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं। जब आप अच्छे एग्जाम देंगे तो उसमें मिलान करने के लिए पूछा जाता है।
अगर इसके और संदर्भ देखें तो 1660 ईस्वी में 1660 ईस्वी में गोलकुंडा में एक कारखाना स्थापित करते हैं, गोलकुंडा में और 1660 के बाद अगर हम देखें तो 1663 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। कौन सी घटना घटती है? 1663 ईस्वी में ही औरंगजेब जो मुगल बादशाह था, औरंगजेब कहता है कि औरंगजेब कहता है कि आप हमें 31.5% 31.2% चुंगी कर देकर आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि हर कंपनी सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने व्यापार क्षेत्र का विस्तार करें, अधिक से अधिक स्थानों पर अपने कारखाने लगाएं और ढेर लाभ कमाएं, ढेर सारा पैसा, ढेर सारे सामान को यूरोप में भेजें, जिससे हमारा अधिक से अधिक मुनाफा हो। तो ऐसे डच भी जगह जगह पे राजाओं से बात करके अपने कारखाने स्थापित कर रहे थे, कोठियां बना रहे थे, उनकी किलेबंदी कर रहे थे सुरक्षा में। तो ऐसे 1663 ईस्वी में औरंगजेब कहता है डचों से कि आप हमें 31.1/2% चुंगी कर दीजिए, इसके बदले में आपको हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दे देंगे। क्या देंगे? अनुमति दे देंगे, लेकिन आपको हमें देना पड़ेगा कितना? 31.2% चुंगी कर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो है, अगर आपसे पूछा जाए, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि डचों ने भारत से मसाले के साथ और किस चीज का निर्यात क्या करते थे? निर्यात यह चीज होता है जब किसी सामान को अपने यहाँ से दूसरी जगह पर भेजा जाता है, दूसरे देश को भेजा जाता है तो उसको निर्यात कहते हैं, और जब किसी देश से अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे आयात करें। आने की क्रिया को आयात, भेजने की क्रिया को निर्यात। तो ऐसे अगर आपसे पूछे कि डचों ने भारत से मसाले के साथ और किस चीज का निर्यात करते थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो क्या कहेंगे कि डचों ने भारत में मसाले के साथ साथ सूती वस्त्र को पहली बार प्रोत्साहन दिया, सूती वस्त्र को का निर्यात करते थे। यह डच ही थे जो पहली बार भारत से सूती वस्त्र का भी निर्यात करते थे। वैसे पुर्तगाली क्या करते थे? सिर्फ मसाले का व्यापार करते थे, जैसे इलायची हुआ, लौंग हुआ। इसीलिए तो दक्षिण भारत में कार्डेटम की पहाड़ी है, क्योंकि दक्षिण भारत में मसाला ज्यादा उत्पादन होता था, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, जैसे यूरोप से अनेक कंपनियां भारत में आ रही हैं और भारत में व्यापार कर रही हैं, तो उनके बीच धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे से घृणा की भावना होती है, एक दूसरे से व्यापार में आगे जाने की भावना होती है, कंपटीशन बढ़ता है और एक दूसरे के व्यापार क्षेत्र का अतिक्रमण करने लगते हैं। तो 1759 ईस्वी में, कब? 1759 ईस्वी में क्या होता है? डचों के साथ 1759 ईस्वी में डच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी आमने सामने होती है, दोनों के बीच युद्ध होता है। कब होता है? 1759 ईस्वी में डच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच युद्ध होता है, जिसे बेदरा का युद्ध कहा जाता है। बेदरा का युद्ध कभी कभी आपसे पूछता है कि वह कौन सा युद्ध था जिस 1759 ईस्वी में बेदरा नामक स्थान पर युद्ध होता है, जिससे डच पराजित हो जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इस युद्ध के बाद, बेदरा के युद्ध के बाद, डचों का धीरे धीरे भारत से व्यापार क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं और भारत के व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो जाती है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि किस युद्ध के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी को या डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापार क्षेत्र से बाहर हो जाती है, तो आप बताएंगे बेदरा का युद्ध। 1759 ईस्वी बेदरा के युद्ध के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी
इंडिया कंपनी भारत के व्यापार क्षेत्र से बाहर हो जाती है, भारत के व्यापार क्षेत्र से बाहर हो जाती है। किस युद्ध के बाद? बेदरा के युद्ध के बाद। आप जैसे पढ़ा रहे हैं इसी को पॉइंट वाइज नोट करते चलेंगे तो इसके नोट करेंगे तो एमसीक्यू लगाएंगे या रिवीजन करने में आसानी होगी। अगर हम लाइन वाइज लाइन लिखाएंगे तो आपको समझने में भी दिक्कत होगी। इसी नाते आप पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट करते हुए चलिए। एक चीज और ध्यान दीजिए, जब भारत से या भारत में यूरोपीय कंपनियां आ रही थी, समुद्र के रास्ते से होकर आ रही थी, तो उनको समुद्र में चलने में दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता था। तो एक यंत्र था जिससे समुद्री रास्तों में दिशाओं का ज्ञान होता था, उस यंत्र का नाम था कुतुबुनुमा। क्या यंत्र का नाम था? कुतुबुनुमा नामक यंत्र से दिशाओं का ज्ञान होता था। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही थी, समुद्री रास्ते की खोज हो रही थी, तो उस समय दिशाओं के ज्ञान के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता था? तो दिशाओं के ज्ञान के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता? कुतुबुनुमा नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता था और इसी कुतुबुनुमा नामक यंत्र से दिशाओं का ज्ञान होता था। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम बताइए, तो आप आगमन का क्रम ध्यान दीजिएगा। पहले जो आई थी वह पुर्तगीज कंपनी आई थी। कौन सी? पुर्तगीज कंपनी आई थी। दूसरी आगमन के क्रम में दूसरी जो कंपनी आई थी वो डच कंपनी आई थी और तीसरी जो भारत आने वाली कंपनी थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और चौथी जो कंपनी थी उसे डेनिश कंपनी कहते हैं, डेनिश कंपनी थी। और चौथी के बाद पांचवी जो थी वह फ्रांसीसी कंपनी थी, या 1664 ईस्वी में आई थी। तो अगर आने का क्रम पूछे तो यही क्रम होगा, लेकिन अगर स्थापना का क्रम पूछे तो डच तीसरे पे आ जाते हैं, ब्रिटिश पहले पे आ जाती है, क्योंकि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जबकि ब्रिटिश की 1600 ईस्वी में अगवा की शुरू होती है। तो ये रहा, आज हमने डचों के बारे में मोटा मोटा जाना। यहाँ से आप नोट्स बनाएंगे तो यहाँ से आपको समझने में एमसीक्यू लगाएंगे तो कहीं भी 1% भी दिक्कत नहीं होगी। और जो मेन फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे गए, यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने उन बातों को लिखाया है, उन बातों को बताया है, फालतू बात को इसमें हमने मेंशन नहीं किए हैं। तो हमने पहली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले पुर्तगीज कंपनी पढ़ा, आज डच कंपनी पढ़े हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सब ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वह भारत आती है, कैसे भारत के व्यापार क्षेत्र पर अधिकार करती है, कौन कौन से युद्ध लड़ते हैं, कहाँ कहाँ कारखाने स्थापित करते हैं, उस समय कौन मुगल बादशाह थे। इस सारी बातों को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनको भी हम बताएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।